अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में जवेद लतीफ़ और मोहम्मद ज़ुबैर आमने सामने आ गए। मोहम्मद ज़ुबैर ने जवेद लतीफ़ और इनके कायद नवाज शरीफ को और इनके बयानिए को रगड़ कर रख दिया। उनका कहना था एक छोटी सी जमात जिसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं वो पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकती, ना ही इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगा सकती है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए जुबैर साहब। किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगनी चाहिए और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी जमात पर तो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि एक छोटी मिनॉरिटी, ये भी नहीं कि 45% या 40% रिप्रेजेंटेशन है उसकी, एक से 15%, 16% या 17% या 20% ज़्यादा से ज़्यादा एक जिसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो 70% जिसके पास अवाम की तायद है, उसको कह रहे हैं कि आप गलत हैं, आप पर पाबंदी लगनी चाहिए। 70% लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम कि नहीं, इन पर नहीं लगनी चाहिए। और ये उसी तरह से है जैसे बंगाली जो थे वो मेजॉरिटी में थे और यहाँ बैठ के फैसला किया गया कि नहीं वो गद्दार हैं, वो मेजॉरिटी थी, को कहा गया कि वो गद्दार हैं और उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और क्योंकि बात करने से पहले सबसे ज़्यादा कि भाई मैं कौन हूँ किसी मेजॉरिटी को कहने वाला कि आप गलत हैं। आर्टिकल 6 का भी मैं कहता हूँ, आर्टिकल 6 मतलब 4 इंटरवेंशंस हुई, उधर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए। सिविलियन लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडर्स पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए थी। आपने रिजर्व सीट्स खुद ले ली थी, मुस्लिम लीग और पीवीपी ने, कोर्ट ने फैसला दिया कि वो गलत नहीं थी, तो क्या आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? और अभी तो अगर इस तरह लगाना शुरू करें मियां जावेद लतीफ साहब, तो फिर तो कोई कहेगा आपने इलेक्शन नहीं कराए, आइन तोड़ा आपके बंदे अंदर, वो कहेगा जनाब ये पार्टी क्योंकि इस मुल्क को यहाँ तक लेकर, फिर तो जवाज बनाने को तो जब कोई आएगा तो जवाज तो 10,000 मौजूद होते हैं पार्टियों पर पाबंदियां लगाने के। आपका क्या व्यू बदल गया है कि लगनी चाहिए पाबंदी? ये देखा जाना चाहिए कि 2013 के इंतखाबात कितने साफ शफाफ थे, मगर उसको जवाज बना के 2014 को धरना किस वजह से दिया गया और क्यों दिया गया और दलवाया किसने, इसका चेक होना चाहिए। फिर ये चेक होना चाहिए कि 2017 अगर आप इजाजत दें मैं बता देता हूँ किसने दिलवाया, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने दिलवाया। लेकिन आपको मैं ये इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मेरी बात मुकम्मल हुए बगैर इंटरप्ट करें। वो 2014 का जो धरना था खाली इलेक्शन में धांधली के हवाले से नहीं था। 2014 का धरना चीन के प्रेसिडेंट को रोकने की भी एक वजह से, और चीन के प्रेसिडेंट को रोकने की वजह सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी, वो आलमी कुव्वतें भी शामिल थी। कहा जाता है या हम अपनी मर्जी का, सर मेरी बात सुने मियां साहब, क्योंकि आप फिर कहेंगे मैं आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन हमारे मुल्क में ज्यादातर इल्जामात जो लगाए जाते हैं वो अपने सियासी मुखालिफ के। अब आप ये देख लेना कि मियां मौलाना साहब इमरान खान साहब को कहते रहे कि ये यहूदी एजेंट है, कितना अरसा ये सारी कैंपेन मौलाना साहब ने चलाई। अब जबकि मामलात बेहतर हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये उन्वान था, मैंने ऐसी बात उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की। ये आप सारे सियासतदानों का प्रॉब्लम है कि आज आप मुखालिफ हैं, आप कहेंगे चीनी सदर को रोकने के लिए, पाकिस्तान चांद पे जा रहा था उसको रोकने के लिए। सर बात वो करें जो चीज आपकी बात ठीक होती है वो हम भी मानते हैं कि ठीक नहीं। काशिफ साहब ये आपको हक हासिल नहीं है कि आप अपना ही तर्जमा बयान फरमाएं। आपको हक है आप सवाल फरमाएं करें। सर मैं तर्जमा बयान करने का हक है मेरे पास, माफी चाहता हूँ। वो भी आपको होगा, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बताऊं मेरा प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है, ये गद्दारी के फतवे जो होते हैं ना, ये इसने मुल्क दुश्मनी की वजह से किया, ये बैरूनी कोतों का एजेंट है, ये आप पर भी लगते रहे मेरे भाई, ये पीपल्स पार्टी पर भी लगते रहे। आप और नीचे गिरा हुआ आप उन पे लगा रहे हैं, कब तक करेंगे ये काम? थोड़ा सा तो आगे चले, थोड़ी सियासत आगे लेकर जाएं। आप तर्जमा, आपने जो तर्जमा करना हो आप कर लें, मगर मुझे बात तो करने की इजाजत दें कि जनाब इस पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। मैं पहले दिन से ये कहता हूँ कि 70% हमायत रखने वाली जमात हो या 5% रखने वाली हमायत रखने वाली जमात सियासी हो, 5% वाली पे भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए सियासी जमात पे। मगर दहशतगर्द जमात जो हो, मैं किस तरह कहूँगा कि आप कल को ये मुझे कहें या भाषण दें, वो कहे कि बन्नू छौनी पे जो हमला हुआ है वहाँ के हमला आवर जो हैं वो शामिल होना चाहते हैं आपकी जमात में ताकि उनको सियासी कवर मिले, या अपनी वो सियासी जमात बना लेंगे तो उनको सियासी जमात के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। नहीं, या कोई जमात पुरानी के हैं मगर उन्होंने वो दहशत गर्दी की है, कहते हैं वैसे एक बात बताओ सर, ये बहुत अमल जो है उसके बाद भी आप उसको सियासी जाने दें। इसको देखिए, जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको सजा दें। आज आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था सर, वो भी इदारा है जी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, मैंने भुगता था। नहीं भाई रुक जाएं, आपकी पार्टी के 3 लोग नाअहल हुए थे, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा गया था। नहीं,
गिनाए नाम, मैं आपको नाम गिना देता हूँ सर, तीन चले 5 होंगे जिनको कीमे वाले पराठे पंजाब उसमें खिलाए थे। मसला ये नहीं है, फिर नैब आप पत्थर लेकर गए, नैब को मार डाल की, ये नेवर एंडिंग स्टोरीज है पाकिस्तान की। मसला बराए मेहरबानी आप कहते हैं हमने जो किया वो ठीक है, वो जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। और यार एक सेकंड, काशिफ इस तरह मुनासिब नहीं है यार, आप दूसरे को मौका तो दें। तो मौके दे रहा हूं, माना आप जुबैर साहब बेचारे खामोश बैठे सूख गए हैं, और कैसे मौका दूं? जुबैर साहब सूख ही गए बेचारे बैठे बैठे। नहीं सर, जजेस बैठे हैं वहां पे, जजेस को भागना पड़ा था, जजेस को अपनी सीटों से यार कमाल है, दीवारें ठाप के। ओ मेरे भाई यहाँ भी हुआ ऐसा। अच्छा चले, यहाँ भी ऐसा हुआ है, सारों को फांसी लगा देते हैं। जुबैर साहब, मैं जुबैर साहब से पूछ लूं, जुबैर साहब मसला ये है, हमारी सियासत इन चीजों से निकल ही नहीं सकती। यार गद्दारी के फतवे ना बांटें सियासतदानों, मत मजहब का इस्तेमाल करें सियासी मामलात में, नहीं ना सियासतदानों को छोटे पेटी केसेस में टेक्निकल नॉकआउट्स करें और उनको सियासत से बाहर निकालें। ये लार्जर प्रिंसिपल्स हैं जिस पे सबको इत्तेफाक करना पड़ेगा। लेकिन हमारे सियासतदान देखें, जिस तरह हम कहते हैं नहीं किसी तरह हमारा मुखालिफ बाहर निकाल दो, इससे कैसे जान छोड़ाएंगे जुबैर साहब इस माइंडसेट से? एक तो जावेद लतीफ़ साहब इतने अच्छे एनालिस्ट हैं और इतनी उनकी इंसाइट है पॉलिटिक्स में, लेकिन उनका जवाब मुझे 10 मिनट में, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया कि अगर कोई 5%, अगर भाई आपका सवाल था कि पीटीआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं, वो कह सकते हैं हाँ या नहीं और उसके जो भी रीजन, तो उनको ज़रूर मौका देना चाहिए। मैं मेरी समझ के हिसाब से भी कि लगना चाहिए या नहीं, अगर तो बात की बात है ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर ही नोज ही शुड आंसर, ताकि जो सुनने वाले भी हैं, जैसे मेरे से आपने पूछा, मैंने कहा नहीं लगना चाहिए, और पहले किसी पार्टी पर भी जिस पर लगा था उस पर भी गलत लगा था। हम पीछे मुड़ के जब हिस्ट्री देखते हैं, बिकॉज जावेद लतीफ़ साहब बहुत बात करते हैं, जब हिस्ट्री देखते हैं कि एक ज़माने में हमने गफ़ार खान को गद्दार कहा और तकरीबन 30 साल उनको अंदर बंद रखा, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो जनरल ज़ियाउल हक जो कि प्रेसिडेंट थे और आर्मी चीफ भी थे, वो उनके लिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे और बिल्कुल गलती अपनी मान रहे थे, अपने इदारे की भी गलती मान रहे थे। शेख मुजीब के साथ भी आज कोई बैठ के आज पाकिस्तान टेलीविजन पर जो, तो मेरा ख्याल है कि शेख मुजीब का जिक्र कर दिया सर, मारे ना जाना पीका एक्ट तो भी लग जाएगा। पीका एक्ट मुझे नहीं पता क्या होता है, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, तो उनको गालियाँ देने के लिए आप बुला लें, कोई एक बंदा आएगा, कोई एक शख्स आके कह सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सही फांसी लगाई थी? कोई एक शख्स कौन फैसला करेगा? आज भी वही इदारे फैसला करेंगे कि जी पीटीआई पर बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, आप ये तो कह सकते हैं कि जी चाहे 9 मई के जराइम में पीटीआई मुलव्विस थी, लेकिन उसके बदले आप फरवरी 8 का इलेक्शन, आपके पास कोई कानून आपको इजाजत नहीं देता कि आप उसको स्टील करें, उसका मैंडेट छीनें। और 9 मई को गुजरे हुए 1.25 साल हो चुके हैं, उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया पीएमएलएन ने। अगर सही था ये डिबेट बैन करने में 9 की वजह से, ये तो पिछले साल जुलाई में होनी चाहिए थी ना, जून में होनी चाहिए। उस वक्त भी हुकूमत पीएमएलएन की थी। What was stopping them from pursuing that? आपने सब कुछ कर लिया। अब आपके पास जब एक फैसला आ गया, आपको ये पता चल गया कि आपके पास 2/3 नहीं है, और 2/3 नहीं होगा तो आगे जाके और भी चीज़ें खुल जाएंगी, जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं अक्टूबर में खुल जाएंगी और भी चीज़ें, पूरा इलेक्शन। भाई ये कौन सा तरीका है कि मैं हठधर्मी से हुकूमत करूंगा क्योंकि 2014 में मेरे साथ ज्यादती हुई थी, तो फिर 2029 में पीटीआई अगर हुकूमत में आएगी और उसको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी तो वो ये कहेंगे कि 2024 में मेरे साथ ये गलत हुआ था इसलिए 2029 में मैंने ये गलत किया। ये तो कभी साइकिल खत्म ही नहीं होगा। इलेक्शंस की बात की जुबैर साहब ने, मियां जावेद लतीफ साहब ने, उस पर जाने से पहले ये पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर, क्योंकि आज मरियम औरंगजेब ने इतना धांसू सा बयान दिया है, ये वैसे क्यों ना हम अपने गेस्टों के ऊपर भी पॉलीग्राफिक मशीनें लगा दिया करें कि जो कहेंगे सच कहेंगे, जो ही कोई झूठ बोले टी की आवाज आए, मशीन खड़ी हो जाए, ये झूठ है योर ऑनर, ये झूठ है। क्या ख्याल है सर, ये इस तरह की 2 मशीनें खरीद के ले आऊं, 2-3 मजा आ जाए। वैसे एक साइड पे पता चल रहा हो किसने सच बोला तो किसने झूठ बोला। नहीं यार काशिफ अब्बासी साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो 2 गेस्ट के लिए बुलाएं और 1 मेजबान के लिए बुलाएं। बिल्कुल, 3 मैंने कोई इतराज नहीं है। जिधर झूठ बोलूं फौरन पकड़ लिया करे, डंडी ना मारे, सच बोले तो पूरा बोले। सर मेरी बात सुने, सच यही हो सकता है कि 2014 का धरना एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुआ। मैं और क्या सच बोलूं जी, और बताएं ना, क्या जान दे दूं, फांसी चढ़ा लूं अपने आप? अब रुक जाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अगर कोई गद्दारे वतन रहे हैं तो वो सियासतदान ही। लेकिन जब भी कोई सियासतदान ताकतवर लोगों के कद से बड़ा हो जाता है या इनसे ज्यादा पॉपुलर हो जाता है,
اور یہ بات طاقتور لوگ اور اشرافیہ سے ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان پھر عوام کا چہیتا بن جاتا ہے اور عوام کی سپورٹ حاصل ہو تو پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ لیڈر حکومت میں آنے کے بعد عوام کے حق میں فیصلے کرے گا اور اشرافیہ لیڈ کلاس کو پھر کوئی نہیں پوچھے گا اور ہماری روزی روٹی پھر کیسے چلے گی، کیونکہ ناظرین یہ اشرافیہ اور طاقتور لوگ کرپٹ نظام میں ہی پھلتے پھولتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں کوئی لیڈر آیا اسے غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے اور اسے بین بھی کیا گیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر عمران خان تک آج تک پاکستان میں جتنے بھی لیڈر آئے ہیں یا تو انہیں غدار وطن ڈکلیئر کر دیا گیا یا پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا انہیں سیاست سے الگ کر دیا گیا یا پھر انہیں جیلوں میں پھینک دیا گیا۔ آج عمران خان چونکہ عوام میں بہت زیادہ پاپولر ہو چکے ہیں، 80 سے 90% عوام عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور عمران خان کا ساتھ دیتی ہے، اسی وجہ سے آج یہ عمران خان پر بھی غداری کے مقدمات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان اس قدر پاپولر ہو چکا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ایک تو حسد ہے، دوسرا ان کا بہت کچھ اسٹیک پر لگا ہے اور اسٹیک بھی بہت ہائی ہے، کیونکہ اشرافیہ اور لیڈ کلاس کبھی بھی طاقتور انسان کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتی، کیونکہ پاپولر لیڈر وہی ہوتا ہے جو عوام کے ذریعے پاپولر ہوتا ہے اور پھر حکومت میں آنے کے بعد عوام کے حق میں فیصلے کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اشرافیہ اور لیڈ کلاس نے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، عوام تو ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ میاں جاوید لطیف بھی چونکے چنانچے کرتے نظر آئے، ان کے پاس کوئی بھی سالڈ ریزن نہیں، ان کے پاس ایسی کوئی وجوہات نہیں کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 کیوں لگنا چاہیے اور پی ٹی آئی پر پابندی کیوں لگنی چاہیے۔ صرف آئیں بائیں شائیں کر کے یا ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے پروگرام پورا کر دیا۔ لیکن ناظرین محمد زبیر نے نون لیگ سے علیحدگی ہی اس لیے اختیار کی کہ ان کا کہنا تھا کہ چاہے بوٹ پالش کرو لیکن اتنے بھی نہ کرو کہ عوام ہی کمپرومائز ہو جائے اور پورا کا پورا نظام ہی ننگا ہو جائے۔ ایک حد تک چاپلوسی تو نون لیگ پچھلے 30-35 سالوں سے کرتی آ رہی ہے، لیکن اس بار تو نون لیگ کا پورا نظام گندا اور ننگا ہو کر رہ گیا ہے، اسی لیے محمد زبیر نے سوچا کہ میں اس گندے اور ننگے نظام کا حصہ نہیں بن سکتا اور اسی وجہ سے انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ناظرین اگر اسی طرح پارٹیز پر پابندی لگنی چاہیے اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تو پھر یہ سب کچھ سب سے پہلے نون لیگ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا نواز شریف نے جنم شرف کے خلاف بغاوت کی تھی یا نہیں؟ کیا اس نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو لینڈنگ کرنے سے روکا تھا یا نہیں؟ نواز شریف کی قیادت میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے یہی لوگ تھے اور ججز کو دیواریں پھلانگ کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ کیا ان پر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے؟ ناظر کاشف علی عباسی نے کیا خوب بات کی کہ اگر اس طرح سے پارٹیز پر پابندی لگنے لگی اور آرٹیکل 6 لگنے لگی تو پھر تو سارے کے سارے سیاستدان پھانسی پر لٹکے ہوں گے۔ لیکن ناظرین یہ لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر غداری کے مقدمات بنانے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگتے ہیں۔ لیکن اس ملک پر اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کا ہی راج ہے، لیکن اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس ان لوگوں کا استعمال کر کے خود تو اس ملک پر زبردستی قابض ہے۔ وہ سیاستدان جو چاپلوسی کر کے بوٹ پالش کر کے زبردستی اقتدار پر مسلط ہوتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ عہدوں کے مزے لوٹنا اور ان کی ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکیں۔ ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔